ईडी के सामने फिर पेश नहीं होंगे केजरीवाल, पत्र लिखकर समन को बताया गैर कानूनी। विपश्यना शिविर के लिए रवाना। संसद से विजय चौक तक मार्च करेंगे इंडिया गठबंधन के सांसद। 3 दिन में 143 सांसद हुए सस्पेंड। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान। मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को मिलेगा अर्जुन अवार्ड, 2 को मिलेगा खेल रत्न। रेलवे स्टेशनों पर शराब बेचने पर वरुण गांधी का तंज, बोले राम राज्य में सरकार के पास नहीं है राजस्व बढ़ाने का विकल्प। मुख्तार अंसारी से छीना गया डाली बाग भूखंड, अब एलडीए बनाएगा गरीबों के लिए सस्ते मकान, जल्द शुरू होगा निर्माण। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता 140 से अधिक सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और संसद का मंचन करेंगे। और इस मार्च से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि संसद में सदन के जो मुखिया हैं वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन साहब ने जो मुद्दा उठाकर इसे जातिवाद पर ले गए हैं, लेकिन लोकतंत्र में बात करना उनका हक है। के सारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते कि सदन चले, लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे, हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने संसद की सुरक्षा चूक और विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर अपनी बात रखी। मायावती ने कहा, सांसदों का निलंबन ठीक नहीं है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अपमान को भी गलत बताया। वहीं संसद स्मोक कांड को लेकर उन्होंने कहा, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी चिंता का विषय और बिना विपक्ष के बिल पास होना भी गलत परंपरा है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार व विपक्ष के लिए भी कोई गुड वर्क व अच्छा कीर्तिमान नहीं है। इसके लिए कसूरवार कोई भी हो, किंतु संसदीय इतिहास के लिए ये घटना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। और इसी दौरान माननीय राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। इस प्रकार से सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव व टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही विपक्ष विहीन संसद में आम जन के हित से जुड़े, देश व आम जनहित से जुड़े अति महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना भी ये अच्छी परंपरा नहीं है। और यहाँ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित यहाँ पवित्र संविधान, संसद व अच्छी संसदीय परंपराओं को बचाने की जिम्मेवारी किसी भी एक की नहीं है, बल्कि सभी की है, और जिसे सभी को मिलकर निभाना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि अभी हाल ही में संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है, ये भी कोई ठीक नहीं है। ये अति गंभीर व चिंतनीय भी है और इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस मामले को सभी को गंभीरता से लेना चाहिए तथा इसके जो भी दोषी व षड्यंत्रकारी हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी होना अत्यंत जरूरी है तथा ऐसे में इसके खुफिया विभाग को भी अब काफी सतर्क रहने की जरूरत है ताकि आगे कभी भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, प्राचीन काल से भारत दुनिया भर में ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र बना हुआ था, लेकिन देश में एक ऐसा दौर आया था कि विदेशी शासकों और औपनिवेशिक युग की वजह से भारत की संस्कृति को भारी नुकसान हुआ था। पिछले 10 साल के दौर में उन सबको वापस समेटने, सहेजने की दिशा में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। पहली बार ऐसी सरकार रही है जो अपने उद्यम से, जिस प्रेरणा के साथ में वो काम करते, उस प्रेरणा के चलते हुए पूर्णतः भारतीय मानसिकता से ओतप्रोत है। भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के पुरोधा बनकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा का संरक्षण किया है, अपितु सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इसके पुनर्जागरण का अभूतपूर्व और विलक्षण उपक्रम करके एक बार फिर भारतीय संस्कृति को एक नई जीवंतता प्रदान करते हुए विश्व के पटल पर उसे हिमालय के सदस्य ऊंचाई और समुद्र सी गहराई को वापस पुनर्स्थापित करने में सफलतापूर्वक काम किया है। आज उनके प्रयासों के चलते हुए नई पीढ़ी के करोड़ों भारतीय भारत की संस्कृति में
अपने लिए एक सम्मान का प्रतीक खोजते हुए अपने आप को भारतीय कहलाने में गर्व की अनुभूति करने लगे। मित्रों, हम सब भलीभांति जानते हैं कि प्राचीन काल से भारत दुनिया भर में आध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र ऐसा बना हुआ था। लेकिन देश में एक ऐसा दौर आया कि विदेशी शासकों और औपनिवेशिक युग के चलते हुए भारत की संस्कृति को भारी नुकसान हुआ था। आज पिछले 10 साल के इस दौर में उस सब को वापस सहेजने समेटने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम परिसर में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी थे। महाकुंभ का उद्घाटन करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, नए भारत का प्रतिबिंब यहाँ के युवाओं में दिख रहा है। 70 वर्ष में एशियन गेम्स में इतने मेडल नहीं आए जो पिछले गेम्स में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को इंडिया के दायरे से हटाकर भारत की सोच विकसित करने का काम किया और पहले बड़े शहरों के लोग खेलों में प्रतिभाग करते थे, अब गांव से निकलकर लोग ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। जब मैं इंडिया कहता हूं तो खिलाड़ी कहां से आते थे? खिलाड़ी मुंबई से आते थे, खिलाड़ी बंगलौर से आते थे, खिलाड़ी दिल्ली से आते थे, खिलाड़ी बड़े बड़े शहरों से क्लबों के माध्यम से जिन लोगों ने अपने आप को विकसित किया था वो खिलाड़ी आते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद आज खेल जगत में खिलाड़ी अब सिर्फ बड़े शहरों से नहीं आते, गांव, गरीब कस्बे से निकलने वाला एक नौजवान खिलाड़ी बनता है और ओलंपिक्स में पहुंचता है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। यह है नीति का परिवर्तन, यह है नेतृत्व की क्षमता और यह है नीयत का प्रदर्शन और यह है कार्यक्रमों का विश्लेषण जिसके कारण से यह कार्य होता है। आपको जानकर खुशी होगी, खेल में 2014 में सिर्फ 1219 करोड़ रुपए का बजट था। आज खेल में 3,397 करोड़ रुपए का बजट है। 2014 से पहले कोई ओलंपिक पोडियम स्कीम नहीं थी। अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बनी है, यानी लक्ष्य रख करके ओलंपिक में हम गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे, ये टारगेट लेकर के एक कार्यक्रम बना और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और उसमें आपको मालूम है कि आज हमारे खिलाड़ियों की, यहां खड़े हुए हमारे जो नौजवान हैं, आज भारत की नीति के कारण अब इनकी फॉरेन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। विदेश में भी जाकर के इनकी ट्रेनिंग हो, इसकी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो दुनिया के वर्ल्ड स्टैंडर्ड के खेलों के उपकरण है, वह भारत आज खिलाड़ियों को मुहैया करा रहा है। इसके साथ साथ प्रति महीने खिलाड़ियों को स्टाइपेंड के रूप में भारत सरकार 50,000 रुपए प्रति महीना दे रही है, जो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। और आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे टैलेंटेड 8,000 स्पोर्ट्स पर्सन, 8,000 स्पोर्ट्स पर्सन का चयन किया गया है, जिनको हम ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें 5,000 नौजवान भाई हैं और 3,000 हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं,
जिन 8,000 को भारत सरकार ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग दे रही है। उत्तर प्रदेश ने भी संकल्प लिया है, खेल और खिलाड़ियों के लिए हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर गांव में खेल का मैदान होगा, हर मैदान के साथ एक ओपन जिम भी होगा, हर गांव में योग मंगल दल और महिला मंगल दल को हम लोग स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाएंगे। और अब तक मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रदेश में 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। हर जनपद में हम लोग स्टेडियम का निर्माण, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और आज परिणाम है, देश के अंदर इस सामर्थ्य जहां आगे बढ़ी है, भाइयों बहनों, इस सामर्थ्य का परिणाम है ओलंपिक में भारत ने सबसे अधिक मेडल अब तक जीते हैं। और यही नहीं, एशियन गेम्स में भी आज जो प्रदर्शन भारत का है, पहली बार 100 का आंकड़ा पार कर रही है भारत। यह एक सुखद लक्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का परिणाम आज उसके हम सबके सामने आए हैं। इसके लिए अनेक प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है, जिसमें डिप्टी एसपी का पद भी दिया गया है, नायब तहसीलदार का भी पद दिया गया है, और साथ साथ पुलिस में भर्ती की अलग अलग श्रेणी में भी भर्ती की प्रक्रिया को उसको आगे बढ़ाया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, 500 नए पद हमारे निकल रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। खेल कोटे के अंतर्गत 2% आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है इसमें खिलाड़ियों के लिए, चाहे वह ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप हो, नेशनल गेम्स हो। जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करेगा उसको सरकार सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करेगी और आजीवन उसके भरण पोषण के लिए सपोर्ट भी करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज सुबह सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया और दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। इसी के साथ सीएम योगी ने अधिकारियों को फौरन समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। और इसके अलावा सीएम योगी ने जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार सभी पात्र गरीब वृद्धों को पेंशन देगी और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। क्या हो गया? पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में गैर जमानती वारंट खारिज कराने पहुंची जया प्रदा को झटका लगा। बता दें 2019 में जया प्रदा पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। सुनवाई के लिए बार बार समन जारी होने के बावजूद जया प्रदा पेश नहीं हो रही थी। गैर हाजिर रहने पर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने जया प्रदा खिलाफ एनपीडब्ल्यू वारंट जारी किया। वहीं अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद अपील को खारिज करते हुए एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए असहायों और जरूरतमंद के बीच कंबल वितरण करने के निर्देश दिए। इसी को ध्यान में रखते हुए जालौन के डीएम राजेश कुमार पांडे ने देर रात आराम करने की बजाय उरई शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर भ्रमण किया और अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेडिकल कॉलेज सहित अन्य इलाकों में जाकर जरूरतमंद और असहाय लोगों को कंबल वितरण किए। वहीं सड़क किनारे पट्टियों पर सोने वाले लोगों को डीएम ने रैन बसेरे और शेल्टर होम में शरण दिलाई। साथ अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए जो खुले आसमान के नीचे रात काट रहे हैं उन्हें रैन बसेरे और शेल्टर होम में आश्रय दिलाया जाए।
देखिए, देर रात में निकलने का प्रयास ये रहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी निराश्रित शीत ऋतु में कहीं भी बाहर न सोने पाए, और उसके लिए राम बसेरा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। किसी भी जरूरतमंद को कहीं से ठंडी न लगे, इसलिए हम लोग निकल करके जो प्रमुख स्थान है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, अस्पताल है, और जो प्रमुख चौराहे हैं, वहाँ पर देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो शीत ऋतु से प्रभावित है। उनको पहला उद्देश्य होता है कि हम राम बसेरे में स्थापित कराएं, और साथ ही उनको कंबल वितरण भी कर रहे हैं। अलाव भी सब जगह चेक कराए गए हैं, और लगातार प्रक्रिया जो है मौसम ऋतु बदलने तक निरंतर चलती रहेगी। सर, पूरे जनपद में सुदूर क्षेत्रों में कई तहसील क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर प्रशासन कम पहुँच पाता है, आप लोग कम पहुँच, वहाँ कैसे? नया स्पष्ट निर्देश है, और जिलाधिकारी, तहसीलदार और ईओज के नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम जैसे शहर में चल रहा है, ऐसे तहसील हेडक्वार्टर पर भी सब जगह चलाया जा रहा है। थैंक यू। लखनऊ के दुबग्गा सब्जी मंडी में गरीब मजलूमों पर दबंगों का कहर जारी है। हाँ, गरीब सब्जी बेचने वाले युवक को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सलमान नाम का युवक दबंग छोटू मिश्रा व उसके साथियों से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और दबंगों की दहशत से मंडी जाना बंद कर दिया। वहीं बेरोजगारी की मार पीड़ित को भारी पड़ रही है और पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगा रहा है। तो छोटू मिश्रा कौन है? दुबग्गा मंडी में जो है सब्जी की दुकान लगाता हूँ। जिस जगह पे, उस जगह को छोटू मिश्रा और राकेश दद्दू आकर के जो है हमारी जगह का छीन ली है। हमें लड़कों को गालियाँ दी हैं और उनसे कहा है सलमान अगर दिख जाएंगे तो जान से मार दूंगा, और वो दुबग्गा मंडी ना आए, और जहाँ कहीं भी मिल जाएंगे मैं उनको जान से मार दूंगा। तो छोटू मिश्रा कौन है? छोटू मिश्रा एक माफिया है दुबग्गा मंडी के, जो है पिस्टल के दम पे जो है लोगों को डराया धमकाया करते हैं, उनकी जगहें छीन लेते हैं। और हमको भी धमकी दी है कि हमने भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो कह रहे तुम दिखना नहीं, हमको दिख जाओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। एक हमारा दोस्त है, उसके भी जान के पीछे पड़े हुए हैं, उसको भी धमकी दी है। क्या नाम है दोस्त का आपके? उसका नाम सुफियान है। वो तो डर के मारे शहर से ही भाग गया है। हम भी भाई भागे हुए थे जो है, लेकिन एक हफ्ता हो रहा है, आज 10 दिन, एक हफ्ता या 10 दिन हो रहे हैं मैं मंडी नहीं गया हूँ। मेरे पास पैसे से भी नहीं, वही मेरा कारोबार है, वही रोजगार है जिससे कि मेरे घर के खर्चे चलते हैं। लेकिन अब मैं आया हूँ अपनी जगह के लिए, लेकिन डर के मारे मैं भी नहीं, मैं छुपा हुआ हूँ। और मैंने एक एप्लीकेशन दी है, उसको ऑनलाइन कराया है और थाने में जाकर के देनी है, उसको दूंगा जाकर के। चाहूँगा कि चौकी इंचार्ज हैं या कोई भी हो तो वो हमारी सहायता करें। तो ये कब से आपके पीछे पड़े हैं लोग? ये करीब एक हफ्ता या 10 दिन हो रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ को लेकर ये विवाद है? ये विवाद जगह को लेकर के ही है। अच्छा, कि मतलब आप जगह छोड़ दें? हाँ, जगह छोड़ कर हमारी जगह छीन ली है। अच्छा, हाँ, हमारे तो लड़कों आप को शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही चाहता है कि हमारी सहायता करें, हमारी भाई हमारी जान भी बचाएं। खतरा तो हमारी जान का खतरा है। साफ साफ उन्होंने कहा कहीं दिख जाओगे तो गोली मार देंगे। फोन पर कहा था या सामने से? फोन पे हमने बात किया कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, तो कहने लगे तुम दिखना नहीं, बस हमको दिख जाओगे बस तुमको गोली ही मार देंगे हम। क्या पूर्व में भी उन लोगों के ऊपर कोई मुकदमे दर्ज हैं? उनके ऊपर मुकदमे काफ़ी चल रहे हैं और लोग माफिया हैं ही हैं। हम गरीब आदमी भाई जो है हम क्या करें, उनसे जो है छुपे छुपे घूम रहे हैं। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।